हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अष्टरी मंत्र। नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट पावर। हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे थे और साइटोलॉजी में हम आपको पिछले क्लास में कोशिका के बहुत से अंगों के बारे में बताए थे और लगभग हम अभी 10 क्लास ले चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, ये क्लास आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए, पिछले क्लास से हम आपको से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए बताइए, कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। चलिए बताइए, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये सब के बारे में आपको क्या किए थे, बता दिए थे। चलिए बताइए तो, माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के द्वारा। कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल चलता है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? चलिए फटाफट बताइए, कौन पहुंचाएगा ऑक्सीजन? आखिर माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचाएगा कौन? तो ब्लड में हमारे पाया जाता है क्या? आरबीसी। क्या पाया जाता है? आरबीसी। और आरबीसी क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या ले जाकर देता है? ऑक्सीजन ले जाकर देता है। ये सब हम आपको पिछले कक्षा में पढ़ा चुके हैं, पिछले क्लास में क्या किए हैं, पढ़ा चुके हैं। अभी इस क्लास में हम आपको आरएनए, डीएनए इस सब के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको हम क्या किए थे, कोशिका के बारे में बताए थे। उसमें आपको क्या बताए थे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताए थे, गोल्जी बॉडी के बारे में बताए थे, और क्या थे? लाइसोसोम था, सिंट्रोसोम था, वैक्यूल्स था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल कहा जाता है। और एक था न्यूक्लियस। क्या था? न्यूक्लियस था। इस सब के बारे में आपको बताए थे पिछले क्लास में। चलिए, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इन सब में न्यूक्लियस क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस ही सबको कमांड देता है कि किसको क्या करना है। समझ में आया? न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? तो जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर न्यूक्लियस सेंट्रोसोम को आदेश देता है नेक्स्ट कोशिका विभाजन के बारे में। समझ में आया? नेक्स्ट कोशिका बनाता कौन है? सेंट्रोसोम बनाता है। कोशिका विभाजन करके नया कोशिका कौन बनाएगा? सेंट्रोसोम बनाएगा। लेकिन इसको बोलेगा कौन कि नया कोशिका बनाना है? कोशिका बनाने का कार्य कौन कराता है? न्यूक्लियस बोलता है। जिन अब उसके अंदर जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर वो क्या बोलता है? सेंट्रोसोम से कहता है कि तुम क्या करो, कोशिका विभाजन करके जिस टाइप का कोशिका वो बोलता है उस टाइप का कोशिका क्या करता है? सेंट्रोसोम बना देता है। सेंट्रोसोम से को कोई मतलब नहीं है कि उसको क्या बनाना है, उसको जो आदेश मिलेगा वो बनाना शुरू कर देगा। कल के क्वेश्चन क्लास में आपको बताए भी थे कि सेंट्रोसोम क्या करता है? कोरोना वायरस बनाता है। तो कोरोना अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, कोरोना वायरस आखिर क्या होता है, हमारे शरीर में आता है तो कैसे हमला करता है, सब पिछले क्लास में बताए थे। तो न्यूक्लियस क्या करता है? सेंट्रोसोम को आदेश देता है। किसके आधार पे? अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर। समझ में आया? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होने वाला है, नेक्स्ट पीढ़ी जो नेक्स्ट संतान आने वाला है, जिसे देखिएगा, बिल्ली का जो संतान होगा हमेशा बिल्ली होगा, कभी भी वो गधा नहीं हो सकता है। समझ में आया? कुत्ता का संतान कुत्ता होगा, आदमी का संतान आदमी होगा, न कि डायनासोर हो जाएगा। तो आखिर आदमी के संतान को आदमी बनने के लिए मतलब कौन, कहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो गर्भ में बच्चा हो रहा है, जो उसका निर्माण हो रहा है वो किसके तरह दिखे? आदमी की तरह दिखे। तो आदमी का जो क्या है? न्यूक्लियस है। आदमी के अंदर कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। और वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है? आदमी के द्वारा अगले नस्ल में पहुंचाई जाती है। और उसी नस्ल के माध्यम से क्या, जो अगला लड़का जन्म लेता है, लड़का हो या लड़की हो, जो अगला संतान जन्म लेता है वो क्या होता है? आदमी की तरह दिखता है। तो वो क्या होता है? उस ये सब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस में पाया जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया? चलिए, न्यूक्लियस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर किससे सूचना देगा? सेंट्रोसोम को कि तुम क्या करो, नेक्स्ट कोशिका विभाजन करो। और कोशिका विभाजन करके क्या करो? हड्डी बनाना है कि मांसपेशियां बनाना है, आदमी की तरह चेहरा बनाना है। तो ये सब कौन करता है? न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही करता है। अभी आप जेनेटिक मटेरियल का बहुत सारा उपयोग आप देख सकते हैं। अभी मार्केट में क्या हुआ है कि करेला जो आता है लौकी के बराबर आ जाता है। करेला किसके बराबर आया है?
लौकी के बराबर आप करेला मार्केट में देखते होंगे। और एक क्या तिरोई आता है, जिउतिया में लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तिरोई वो भी देखिएगा एकदम पूरा एक एक हाथ का तिरोई आता है। तिरोई पहले छोटा छोटा आता था, तो बहुत बड़ा बड़ा आने लगा है। तो इसमें क्या किया गया है, तो ये सब जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होता है इसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। समझ में आया? तो देखिए आपको अब अच्छे से हम समझाते हैं। न्यूक्लियस के बारे में हम यहाँ पे बता दिए। न्यूक्लियस में क्या होता है, सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, इधर होता है। तो अब हम इसको न्यूक्लियस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और इसको देखते हैं। देखिए आजकल बाज़ार में क्या हुआ है, जो लौकी के बराबर क्या आ रहा है, करेला आ रहा है। ये हो गया आपका करेला, ये क्या हो गया, करेला हो गया, इधर से इसका डंटी, ये हो गया करेला। और ये क्या हो गया, लौकी हो गया। थोड़ा खतरनाक है लेकिन आप समझिए, समझने के लिए आपके काफ़ी है। ये क्या हो गया, लौकी है, और ये क्या है, करेला है। तो करेला छोटा सा आ रहा है, आता था पहले, लेकिन अब तो लौकी के बराबर आ रहा है। लौकी समझ में आता है ना, कद्दू बोला जाता है इसको, हिंदी में कद्दू बोला जाता है। पंपकीन बोलता है सब, सीबीएसई वाला क्या बोलेगा, पंपकीन बोलेगा। तो ये क्या है, करेला है। तो करेली अब क्या हो गया, करेला हो गया है। कैसे, तो जो लौकी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। कोशिका के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। और ये हो गया करेला, क्या हो गया, करेला। इसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम बाहर निकाले हैं इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया। और इसमें क्या है, इसके न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, कुछ जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, कुछ ऐसे होंगे जो लौकी के क्या कलर को डिसाइड कर रहे होंगे, कलर। कुछ क्या कर रहे होंगे, इसके आकार को डिसाइड कर रहे होंगे, लंबा होना है कि लंबा होना है कि मोटा होना है। कुछ इसके साइज को डिसाइड कर, बड़ा होना है कि छोटा होना है। समझ में आया? कुछ साइज को डिसाइड कर रहे होंगे। इसके अंदर भी कुछ होंगे जो इसके साइज को डिसाइड कर रहे होंगे। किसके अंदर, करेला के अंदर। जो करेला के क्या कर रहे होंगे, साइज को डिसाइड कर रहे होंगे, आकार को डिसाइड कर रहे होंगे, कलर को डिसाइड कर रहे होंगे। और लौकी के अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। वो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो करेला, जो क्या है, कद्दू है, कद्दू के आकार और साइज को डिसाइड कर रहे होंगे। तो जब हरिगोविंद खुराना एक वैज्ञानिक है, कौन, हरिगोविंद खुराना। तो उन्होंने क्या किया, भारत के वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें से पता किया कि आखिर कौन सा इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो लौकी के साइज को डिसाइड करता है। लौकी समझते हैं ना, कद्दू, कद्दू के साइज को डिसाइड करता है। तो उसमें उन्होंने पता कर लिया कि मान गए कि ये वाला क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल लौकी के जो एथी है, क्या है, लौकी का जो साइज है उसको डिसाइड कर रहा है। और करेला में मान जाए कि ये है, करेला में कौन वाला है, ये वाला है, जो उसके क्या कर रहा है, साइज को डिसाइड कर रहा है। अब करेला में से इसका जो साइज डिसाइड करने वाला जेनेटिक मटेरियल है उसको निकाल दीजिए बाहर, फेंक दीजिए उधर, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो लौकी वाला है जेनेटिक मटेरियल जो साइज डिसाइड कर रहा है लौकी के साइज का, उसको लिया कर क्या कीजिए, करेला में लगा दीजिए। अब आप बताइए, जब हम बदल देंगे, अब बताइए पहले वो किस में था, लौकी में था। पहले ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या था, इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से लौकी को ये पता चलता था कि हमको कितना बड़ा होना है। तो इसमें से तो निकाल कर अब किस में लगा दिया गया, करेला में लगा दिया गया। समझ में आया? करेला में लग गया। तो अब देखिए इसमें साइज बढ़ाने वाला क्या है, साइज बढ़ाने वाला यहाँ पे ये वाला हम लगाए हैं। तो साइज बढ़ाने वाला जो लौकी का था जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो कहाँ पे आ गया, करेला में आ गया। तो अब तो करेला तो एकदम बढ़ेगा, इसके जो अगल बगल का जितने भी इसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है सब इसको ऐसे ही कहेंगे कि तुमको करेला होना है, तुम्हारा कलर किस कलर का होगा। लेकिन जब साइज की बात आएगी तो इसमें ये वाला क्या करेगा, ये वाला जीन काम करेगा। जो ये वाला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो हम किस में से उठा कर लाए हैं, लौकी में से उठा कर लाए हैं, वो क्या करेगा, इसको कहेगा तुमको लौकी जितना बड़ा होना है। समझ में आया? इसको क्या करेगा, करेला को लौकी जितना बड़का कर देगा। तब समझ में आया करेला लौकी जितना बड़ा काहे हो जाता है, कहाँ से कि क्या हुआ, इसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के साथ क्या हुआ, छेड़छाड़ किया गया है। तो ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या था, हरगोविंद खुराना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन थे जेनेटिक मॉडिफाई करने वाले, तो हरगोविंद खुराना थे। समझ में आया? तो आजकल के क्या इसी को क्या किया गया है, मतलब उसका हाइब्रिड कर दिया जा रहा है। हाइब्रिड समझे, एक मतलब एक नस्ल को दूसरे नस्ल में मिला दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, करेला जो है वो लौकी के बराबर आ रहा है। अब देखिएगा बैगन इसको आया है, बैगन भी मतलब लंबा लंबा
सब क्या सब्जी का इधर उधर। तो इस पर क्या किया सरकार ने, अभी ह्यूमन पे इसका प्रतिबंध रोक रखा है। सब्जी पे लोग क्या करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, करेली को बना देते हैं लौकी के बराबर, समझ में आया। तो ह्यूमन पे अभी इसका ट्रायल सरकार ने बंद करके रखा हुआ है। तो एक नस्ल को दूसरे नस्ल में मिला देते हैं, हाइब्रिड कर देते हैं। आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, समझिए एक और एग्जाम्पल से। ये तो समझ में आ गया था, इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं। देखिए एक गाय डेनमार्क में रहती, एक गाय जो थी डेनमार्क में पाया जाता है वो गाय, उसको कहा जाता है होल्स्टीन गाय। कौन सा गाय, होल्स्टीन गाय। ये 80 लीटर दूध देती है। कितना, 80 लीटर दूध देती है। तो वैज्ञानिकों ने, जो इंडिया के वैज्ञानिक थे, वो सोचे कि ये काम करते हैं, तो वहाँ से गाय को, होल्स्टीन गाय को लेकर आते हैं इंडिया में, उसका पालन पोषण करेंगे, 80 लीटर दूध देगी, भारत में बेचेंगे, हमको बहुत मुनाफा होगा। तो फिर पता चला कि जो होल्स्टीन गाय है, आपको पता होगा डेनमार्क की, जो अगर आप भूगोल में अगर उतना होंगे तो आपको पता होगा कि डेनमार्क की जो टेम्परेचर होता है वो मतलब बर्फीला क्षेत्र है डेनमार्क, वहाँ पे क्या होता है, ठंड पड़ते रहता है, वो ज़्यादा गर्म वाला क्षेत्र नहीं है। तो जो होल्स्टीन गाय है वो ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और भारत में तो गर्मी 40, 45, 50 तक चला जाता है, राजस्थान में तो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो उस स्थिति में तो होल्स्टीन गाय मर जाएगी। पूरा एकदम क्या थी, सुकुवार गाय थी। सुकुवार समझते हैं ना, पूरा सुकुवार गाय थी होल्स्टीन। तो होल्स्टीन गाय को तो वो ला नहीं पाए। तो फिर यहाँ की जो भारत के वैज्ञानिक थे वो दिमाग लगाए कि क्या करते हैं, इस होल्स्टीन गाय के अंदर भी क्या होगा, कोशिका होगा, और कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, कोशिका के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा, जो कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा। इस जेनेटिक मटेरियल में हमको खाली ये पता करना है कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल इसको 80 लीटर दूध देने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा जेनेटिक मटेरियल होल्स्टीन गाय को क्या करता है, 80 लीटर दूध दिवाता है। उस जेनेटिक मटेरियल को हम लाएंगे और भारत में किसी गाय को हम क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे, और फिर देखेंगे उस गाय के ऊपर क्या असर होता है। तो वैज्ञानिक गए डेनमार्क, और वहाँ पे होल्स्टीन गाय का कोशिका निकाले, कोशिका के अंदर से क्या निकाले, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकाले। और उसके बाद से भारत में आए, तो भारत में पकड़े एक फिजिशियन गाय को। किसको, फिजिशियन गाय जो है, भारत का जो फिजिशियन गाय है वो नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा गर्मी, मतलब उस ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती है, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता है, ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ेगी, और नॉर्मल रहती है। उसको ज़्यादा मतलब हर चीज़ में वो नॉर्मल है। जो फिजिशियन गाय है वो ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ती है, गर्मी को आराम से झेल ले जाती है, ठंडी भी आराम से झेल ले जाती है। तो वो नॉर्मल गाय है जो फिजिशियन गाय है। तो यहाँ पे उन्होंने पकड़ा किसको, फिजिशियन गाय को। इंडिया में किसको पकड़ा, फिजिशियन गाय को। और फिजिशियन गाय का जो न्यूक्लियस निकाला, ये हो गया फिजिशियन गाय का क्या, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या किया, इसके अंदर भी क्या थे, कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थे, जेनेटिक मटेरियल थे। तो वैज्ञानिकों ने इस जेनेटिक मटेरियल में देखा कि इसके अंदर आखिर कौन सा ऐसा जो जेनेटिक मटेरियल है जो फिजिशियन गाय को 10 लीटर दूध देने के लिए प्रेरित कर रहा है। कितने लीटर, 10 लीटर दूध देने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो वैज्ञानिकों ने इसमें ढूंढा कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो इसको 10 लीटर दूध देने को प्रेरित कर रहा है, और होल्स्टीन गाय में आकर ढूंढा कि इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो इसको 80 लीटर दूध देने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो वैज्ञानिकों ने पता कर लिया। तो मान लीजिए कि ये वाला क्या है, जो ये वाला है, ये होल्स्टीन गाय को 80 लीटर दूध देने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इसको ले जाकर किस में लगा दिया, फिजिशियन के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में ले जाकर डाल दिया। और इसका जो ये वाला मान लीजिए क्या था, 10 लीटर दूध देने के लिए प्रेरित कर रहा था, तो इसको निकाल कर बाहर कर दिया। अब बताइए शरीर क्या है, अब फिजिशियन गाय में किसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आ चुका है, किसका, होल्स्टीन गाय का। किसका, होल्स्टीन गाय का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके अंदर आ गया है, फिजिशियन गाय के अंदर। तो इतना तो समझिए कि फिजिशियन गाय 80 लीटर तक दूध नहीं देगी। कैसे कि इसका जो 80 लीटर दूध देगी होल्स्टीन गाय, उसका शारीरिक बनावट अलग होगा, शारीरिक ढांचा अलग होगा, इसकी सारी सारी कोशिकाएं अलग अलग ढंग की होंगी। लेकिन इसमें क्या है, केवल दूध वाली हम कोशिका जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है, वो केवल इसमें डाले हैं, इसका शारीरिक ढांचा तो चेंज नहीं किए हैं हम। तो ये क्या होगा, इतना तो कन्फर्म है कि 80 लीटर नहीं देगी, लेकिन इतना भी कन्फर्म है कि 10 लीटर तो नहीं देगी। तो एक एवरेज लेकर चलेगी, एवरेज लेकर चलेगी। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जो भारत की फिजिशियन गाय है, तो इन दोनों के मिक्स से बनी है, होल्स्टीन फिजिशियन गाय इसका नाम दिया गया। क्या किया गया, होल्स्टीन फिजिशियन गाय दिया गया भारत में, होल्स्टीन फिजिशियन। क्योंकि होल्स्टीन कहाँ से आया था, डेनमार्क से, और उसका क्या किया गया था, लाकर और फिजिशियन में इंजेक्ट कर दिया गया था। तो फिजिशियन, होल्स्टीन फिजिशियन जो गाय थी वो 50 लीटर, 45 से 50 लीटर दूध देने लगी।
अब आप सोच सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई क्या होता है। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाई के द्वारा हम किसी भी सब्जी को, चाहे वो करेला हो उसको लौकी के बराबर कर सकते हैं, बैगन हो उसको भी कद्दू के बराबर कर सकते हैं, कद्दू का केवल लियाकर लगा देना है। तो जेनेटिकली मॉडिफाई अभी केवल किस पर चल रहा है, सब्जी पर चल रहा है। गाय पर भी इसका ट्रायल किया जा चुका है, किसके द्वारा, HF के द्वारा, जो कहाँ पाया जाता है, डेनमार्क में होस्टिन थी और भारत में फिजिशियन में इंजेक्ट करके क्या किया गया, होस्टिन फिजिशियन गाय को लाया गया। होस्टिन फिजिशियन गाय कितना लीटर दूध देती है, लगभग 40 से 50 लीटर दूध देती है। उसको दिन भर में 3 बार दूहना पड़ता है, बड़ा का थन होता है उसका। समझ में आया। तो ये हो गया आपका क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ पाया जाता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है। हम इसको इरेज करते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, आपको समझ में आया था। चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा हम इसको समझा देंगे। समझ में आया, वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ, न्यूक्लियस को हम बाहर निकालते हैं। न्यूक्लियस को जब बाहर निकाला गया, ये हो गया न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस को बाहर निकाला गया तो देखा गया कि इसके अंदर क्या है, कुछ इसके अंदर क्या किया, एक्स टाइप का संरचना पाया गया। दो संरचना क्या किए थे, आपस में चिपके हुए थे। दो संरचना क्या थे, आपस में चिपके हुए थे एक्स टाइप पर। जैसे देखिए ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे चिपके थे। इसको हम लोग क्या नाम दिए, क्रोमोजोम नाम दिए। क्या दिए थे नाम, क्रोमोजोम नाम दिए थे। जैसे ये एक्स हो गया ना, तो एक क्रोमोजोम है, एक क्या है, ये क्रोमोजोम है। एक्स टाइप के थे, दोनों आपस में चिपके हुए हैं। अगर आप देखिएगा तो ये अलग है और ये अलग है। ये क्या है, ये अलग है और वो अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में चिपके हुए हैं। समझ में आया, या दोनों क्या है, आपस में चिपके हुए हैं। तो ये इस टाइप का कुछ संरचना पाया गया। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रोमोजोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, क्रोमोजोम नाम देते हैं। क्रोमोजोम का खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्रोमोजोम का खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। क्रोमोजोम का खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। और क्रोमोजोम की अब हम संरचना बनाते हैं। देखिए, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम को अब हम क्या करते हैं, बड़ा करके बनाते हैं। ये हो गया क्रोमोजोम, ये हो गया क्रोमोजोम। क्रोमोजोम हो गया। जब क्रोमोजोम को क्या किया गया, खींचा गया। जब क्रोमोजोम को क्या किया गया, खींचा गया, ये हो गया क्रोमोजोम को खींचा गया। ये क्रोमोजोम को खींचा गया, तो जो खींचा गया तो इसमें क्या लच्छा टाइप का निकला। लच्छा समझते हैं ना, लच्छा स्प्रिंग टाइप का निकला गया। तो जो स्प्रिंग टाइप का यहाँ पे जो निकला, इसे हम लोग कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और यहाँ पे जब एक क्या हो गया, एक घूर्णन पूरा हो गया, तो इसे हम लोग जीन कहें। क्या कहें, जीन। चलिए, इसके बारे में अब अच्छे से स्टडी करते हैं। क्रोमोजोम गुणसूत्र के बारे में पता चल गया। जब न्यूक्लियस को निकाला गया, ह्यूमन बॉडी के न्यूक्लियस को निकाला गया, तो इसमें क्या हुआ, देखा गया कि कुछ एक्स टाइप का संरचना दिखाई दे रहा है। एक्स टाइप का क्या दे रहा है, संरचना दिखाई दे रहा है। तो ये कितने थे, टोटल 23 थे। एक्स टाइप का जो संरचना थे, ह्यूमन बॉडी के जो न्यूक्लियस में एक्स टाइप का जितने भी संरचना थे, वो टोटल कितने थे, 23 में थे। इसको हम लोग जोड़ा में काउंट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, जोड़ा में है। आप देखिए इस तरह से है तो क्या है, जोड़ा में है, तो इसे क्या किया गया, जोड़ा में देखा गया। तो ह्यूमन में कितना होता है, 23 जोड़ा होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम होता है, जो कितना होता है, 23 जोड़ा होता है। और टोटल 46 होता है। संख्या में पूछे तो 46 होता है। इसका खोज वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे देखिए, ये क्रोमोजोम हो गया, ये क्या हो गया, ये क्रोमोजोम हो गया, एक्स टाइप का क्रोमोजोम हो गया। देखिए, यहाँ का जो इसका जो ऊपरी वाला भाग है, या ये वाला भाग, ये ऊपरी वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सेटेलाइट कहते हैं। और नीचे वाले भाग को, ये वाले को पूंछ कहते हैं, क्योंकि पूंछ कहाँ होता है, नीचे सेटेलाइट ऊपर होता है, तो इसको सेटेलाइट कहते हैं, इसको पूंछ कहते हैं। पूंछ टेलोमर कहा जाता है, टेलीमर। समझ में आया, ऊपर वाले को सेटेलाइट। और जो सेंटर वाला होता है, इसको हम लोग सेंट्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमर कहते हैं। तो समझ में आया, सेंट्रोमर किसे कहते हैं, क्रोमोजोम में जो बीच वाला होता है इसे सेंट्रोमर कहते हैं। ऊपर वाले को सेटेलाइट कहते हैं, नीचे वाले को टेल कहते हैं। और जो यहाँ पर डंटी निकला हुआ है, इसको हम लोग आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। जो यहाँ पे जिसका क्या हथेली टाइप का है, उसे हम क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे। तो ये है क्रोमोजोम।
क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। ह्यूमन में कितना होता है? 23 जोड़ा क्रोमोजोम जोड़ा में ही पाया जाता है। आपको बताए थे जोड़ा में एक दूसरे में चिपके रहते हैं। जोड़ा में ही कितने जोड़ा पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। क्रोमोजोम केंद्रक में पाए जाते हैं। क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। आपको बताए थे, क्या बताए थे कि क्या है ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को जब खींचेंगे तो इसमें से लच्छा टाइप का कुछ निकलेगा, आगे चल के क्या हो जाएगा? बड़ा बड़ा हो जाएगा। और जब इस लच्छा टाइप में से निकल जाएगा तो जो ये लच्छा टाइप का निकला है इसको हम लोग डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? डीएनए कहेंगे। और जब इस तरह से आ जाएगा तो जो एक क्या होगा, ये जो एक राउंड होगा उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। आपको ये बताए थे। तो ये क्या हो रहा है? डीएनए के अंदर क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। और जीन क्या होता है? माता पिता के गुणों में, जीन मतलब क्या होता है? माता पिता के गुणों को नेक्स्ट संतान में क्या करता है? भेजता है। तो जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। तो माता पिता के अंदर जितने भी गुण होते हैं उसका ट्रांसफर कौन करता है? अनुवांशिकी का आधार कौन है? तो जीन है। समझ में आया? जीन। यहाँ पे आप इमेज देख लीजिए, इमेज से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं पूरा अच्छे से। यहाँ पे आपको बताया था ये क्या है? क्रोमोजोम है। ये क्या है? क्रोमोजोम है। जो एक्स टाइप को आपका दिख रहा है ये क्या है? जो एक्स टाइप का दिख रहा है ये क्या है? क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम का जो बीच वाला भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर में है तो इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीमेयर बोलते हैं। ऊपर वाले को, जो ऊपर वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? सेटेलाइट बोला जाता है। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? सेटेलाइट बोला जाता है। और नीचे वाले को टेलीमर बोला जाता है। और ये जो हाथ जैसा निकला है इसको क्या बोलेंगे? आर्म बोलेंगे। एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं था। आप मेडिकल का तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इस सब के लिए ये वीडियो है। समझ में आया? और वैसे भी अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक में आपको यहीं सब पढ़ाया जाएगा। तो नीट वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ये सब वाले भी इसको देख सकते हैं, सभी के लिए उपयोगी है। तो जनरल कंपटीशन में आप हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये क्या है? आर्म है। समझ में आया? देखिए, जब क्रोमोजोम को खींचा गया है, क्रोमोजोम को यहाँ पे खींचा गया, दिखाई दे रहा है खींचा है, तो खींचा गया है तो जो लच्छा जैसा संरचना मिला है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। और आगे चलकर यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका पूरा डीएनए का संरचना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। जीन, डीएनए सब एक ही है, आप ज़्यादा अंतर नहीं है, आप बस बेसिकली इसको पढ़िए। देखिए ये क्या है? आगे चलकर क्या हो गया है? डीएनए। खींचे थे तो क्या है? पहले क्रोमोजोम से खींचेंगे, क्रोमोजोम से क्या करेंगे? खींचेंगे तो क्या निकलेगा? डीएनए निकलेगा। क्या निकलेगा? डीएनए निकलेगा। और जब ए को यहाँ से काट देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। और जीन के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। जीन के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। पहले हम जीन और डीएनए को निपटा देते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये क्या है? एक क्रोमोजोम है। क्या है? क्रोमोजोम है। और क्रोमोजोम को जब आप खींचिएगा तो उसमें से क्या निकलेगा? डीएनए निकलेगा। और जब ए को इस तरह से काट दीजिएगा तो इसको क्या बोलेंगे? एगो को जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। और जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एटीजीसी। एटीजीसी के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। देखिए, इससे पहले आप क्या कीजिए, कुछ जीवों में क्रोमोजोम की संख्या देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। बैक्टीरिया में कितना होता है? एक क्रोमोजोम होता है। मटर में 14 क्रोमोजोम होता है। संख्या में बता रहे हैं, जोड़ा में नहीं है, ये संख्या में है। समझ में आया? प्याज में 16 होता है, मक्का में 20 होता है, टमाटर में 24 होता है, मेढक में 26 होता है। ये सब क्वेश्चन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नींबू में कितना पाया जाता है? देखिए, एक छोटा नींबू होता है जो आप मार्केट से 10 रुपये में 4 गो लेते हैं। आप लोग के साइज में कितना मिलता होगा नहीं पता, लेकिन हमारे मार्केट में जाते हैं 10 का 4, 10 का 4 चिल्लाता है ऐसा। तो जो छोटा नींबू है रस बनाने वाला, उसको हम लोग क्या करते हैं? छोटा वाला नींबू है, नींबू दो प्रकार का होता है। एक गगलवा नींबू होता है, आप लोग के साइड में पता नहीं क्या बोला जाता है, वो पूरा एकदम पतुकी जितना, पतुकी आप उनको समझेंगे, पूरा बड़ा होता है, मतलब बड़ा साइज में होता है, फुटबॉल जैसा होता है। समझ में आया? एक बड़ा नींबू होता है जो फुटबॉल जैसा होता है, और एक छोटा नींबू होता है। तो जो छोटा नींबू होता है 10 में 4, उसमें 18 को पाया जाएगा। छोटा वाला नींबू में क्रोमोजोम की संख्या 18 होगा, लेकिन जो बड़ा वाला नींबू होगा जो फुटबॉल टाइप का होता है उसमें 36 को होता है। कितना होता है? 36 को क्रोमोजोम होता है। समझ में आया? तो छोटा वाला नींबू में 18 को होगा और बड़ा वाला नींबू में
36 को क्रोमोजोम पाया जाता है। मानव में तो आपको बता दीजिए कितना पाया जाता है, 46। आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48। देखिए सबसे ज़्यादा जो क्रोमोजोम की संख्या होती है, एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सर्वाधिक क्रोमोजोम किस में पाया जाता है, तो टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। ये क्या है, तो एक पादप की प्रजाति है। आपको जब क्या पढ़ाएंगे, बोटनी पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ाएंगे। तो टेरिडोफाइटस जो होते हैं इसमें सबसे अधिक 1300 से 1600, 1300 से 1600, 1300 से 1600 नहीं जी, 1300 से 1600, 1000 लिखा गया क्या, आप यहाँ से काट लीजिए। 1300 से 1600 क्या होता है, क्रोमोजोम पाया जाता है। अब कहिएगा इसमें 1300 होगा कि 1600 होगा, निर्धारित क्यों नहीं है। देखिए बाबू बता देते हैं, जो टेरिडोफाइटा होता है उसके विभिन्न प्रकार के प्रजाति होते हैं। तो किसी में 1300 पाया जाता है, किसी में 1600 पाया जाता है, किसी में 1500 पाया जाता है, किसी में 1400 पाया जाता है, किसी में कुछ पाया जाता है। तो टेरिडोफाइटा के प्रजाति होते हैं, अन्य बहुत सारे प्रजाति हैं जिसमें अलग अलग संख्या में पाया जाता है। तो ये प्रॉक्स आप इसमें याद रखिए, 1300 से 1600 क्रोमोजोम टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। समझ में आया। अब एक और आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे हम दूर करेंगे। कौन सा कन्फ्यूजन, तो यहाँ पे देखिए आप चिंपैंजी में भी 48 क्रोमोजोम पाया जाता है, और आप देखिए तंबाकू में भी 48 क्रोमोजोम पाया जाता है, आलू में भी 48 क्रोमोजोम पाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या ये 48 जो क्रोमोजोम होते हैं ये सभी एक ही टाइप के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए आलू, चिंपैंजी और तंबाकू तीनों में जो क्रोमोजोम की संख्या होती है 48 होती है, लेकिन तीनों जो क्रोमोजोम की संख्या जो 48 होती है वो एक जैसी नहीं होती है। तीनों क्रोमोजोम की संख्या एक समान है, लेकिन उसका जो कार्य है अलग अलग है। जैसे हम बोले एक लड़का है ए और एक लड़का है बी, इसके पास भी क्या है, 4 कपड़ा है और इसके पास भी 4 सेट कपड़ा है। तो जरूरी थोड़ी है कि जो कपड़ा इसके पास है सेम वही कपड़ा इसके पास होगा। अरे रंग डिफरेंट हो सकते हैं, कपड़ा का डिजाइन अलग अलग हो सकता है। समझ में आया। तो जरूरी नहीं है कि जो इसके पास है वहीं, जो आलू के पास है वहीं चिंपैंजी के पास भी होगा, वहीं तंबाकू के पास भी है। संख्या में एक समान है, लेकिन क्रोमोजोम की वहाँ पे कार्य अलग अलग है। आलू क्या करेगा, आलू का निर्माण करने के लिए प्रेरित करेगा। चिंपैंजी जो है उस चिंपैंजी का निर्माण करने के लिए, चिंपैंजी अपने जैसा बच्चा मतलब उत्पन्न करने के लिए क्या करेगा, उसका क्रोमोजोम कार्य करेगा। और तंबाकू जो है वो अपने जैसा बनाने के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। तो सबका क्रोमोजोम अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, 1300 से 1600 क्रोमोजोम। सब देखिए मानव में कितना पाया जाता है, 46, और चिंपैंजी में कितना पाया जाता है, 48। तो देखिएगा चिंपैंजी लगभग मानव से मिलता जुलता है। समझ में आया, लगभग मानव से मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि मानव से मतलब सर्वाधिक मिलान करने वाले मतलब मिलते जुलता मतलब प्राणी कौन सा है, उसमें आपको दे देगा चिंपैंजी, खरगोश, मच्छर, मुर्गा। तो इसमें आपको क्या मारना है, चिंपैंजी, क्योंकि चिंपैंजी का 48 क्रोमोजोम होता है और मानव का 46 क्रोमोजोम होता है। ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। चिंपैंजी क्या होता है, मंगरैला जैसा होता है, और आदमी क्या होता है, गोरा होता है। चिंपैंजी, ट्रैक्टर का आविष्कार चिंपैंजी ने किया था। देख लीजिएगा आप, हमने सुने हैं कि ट्रैक्टर का आविष्कार क्या किया था, चिंपैंजी ने किया था। तो अब आगे का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। कौन सा एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेज हो सके कि मार्केट में जो आज सब्जी आ रही है वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जी है, पूरा तरह से हाइब्रिड कर दिया गया उस सब्जी को। देखिए इससे मतलब क्या होता है, हाइब्रिड करने से पूरा पूरा एनर्जी आपको मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करिएगा तो नुकसान तो आपको झेलना ही पड़ेगा, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर जैसे भी हो। तो जेनेटिकली मॉडिफाई उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, जनसंख्या के हिसाब जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है, आप खुद देखिए। अगर इस तरह से दिमाग लगाया नहीं जाएगा, वैज्ञानिक सब दिमाग नहीं लगाएगा, तो आदमी तो फिर भूखे मरने लगेगा। तो एक तरह से देखें तो यह सही भी है, लेकिन एक तरह से देखें तो क्या हो जाएगा, गलत भी है, क्योंकि किसी के नस्ल के साथ छेड़खानी करना, खिलवाड़ करना बहुत गलत काम है। इसीलिए सरकार ने क्या किया, ह्यूमन बॉडी पे क्या किया, इसका रोक लगा दिया है। नहीं तो पता चलेगा कि क्या करे, ह्यूमन के अंदर जो क्या है जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ छेड़छाड़ करके और उसमें एक बैल का जेनेटिक मटेरियल घुसेड़ दे, सींग जमाने वाला। समझ में आया, सींग जमाने वाला मटेरियल जेनेटिक। तो पता चला जो लड़का जन्म लेगा उसका सींग जमने लगेगा, हजाम बाल काटेगा तो कहेगा रे सींग कहाँ से जम गए रे तुम्हारा, बाल काटेगी सींग काटे। तो क्या हो जाएगा, वो कन्फ्यूज हो जाएगा हजाम। तो
कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस पर क्या किया गया है, सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है कि इंसान के साथ किसी प्रकार का जेनेटिकली मॉडिफाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप क्रिस 3 मूवी देखे होइएगा, क्रिस 3 मूवी में वो क्या करता है, वो जानवर नहीं बनाता है, वो मानवर बनाता है। आपको देखे होइएगा मेढक का जो क्रोमोजोम है उसको ले लेता है, उसमें से जेनेटिकली मॉडिफाई करके इंसान में डाल देता है, तो क्या हो जाता है, मेढक के जैसा कूदने लगता है। गिरगिट का लेकर बनाता है, मैडम जी थे उसमें, जो मैडम जी एक है ना, क्या नाम है उनका, वो मैडम जी के ऊपर किसका प्रयोग किया था, उसके अंदर गिरगिट का क्रोमोजोम डाल दिया था। किसका, गिरगिट का क्रोमोजोम लिया कर मैडम जी में डाल दिया था। मैडम जी का नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस हुई थी अभी हाल फिलहाल में जब हम लोग जॉब का मांग कर रहे थे, तो समझ में आया। तो उनके ऊपर क्या किया रहता है, गिरगिट का जो जेनेटिकली मॉडिफाई, गिरगिट का क्या करता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो ले आकर उनमें डाल देता है। तो क्या होती है, अपनी चेहरा को गिरगिट देखते हैं कितना तेज़ी से रंग बदलता है, तो वो भी अपना क्या करती है, रंग बदल लेती है, जिसके को पकड़ लेती है, छू कर उसका रूप धारण कर लेती है। तो वो हीरोइनिया रहती है। तो उसमें किसका क्या किया गया, किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाई इंसानों पर बैन लगा दिया, लेकिन क्रिस 3 में आप इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसमें मेढक बना देता है, जानवरों का क्रोमोजोम लेकर इंसान में डाल देता है और वो उसी तरह के व्यवहार करने लगता है। तो क्रिस 3 में भी आपको इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्रोमोजोम का वीडियो समझ में आया होगा, जेनेटिकली मॉडिफाई के बारे में आपको पता चला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आपकी मर्जी, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।